What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल आवर फैमिली। देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। अगर लाइफ में कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आप लोगों के सामने आ रही हो, कोशिश कीजिए कि लोगों के सामने उसको मत बोलिए, उसके बारे में अपने आप खुद से उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के सामने आप लोग उसके बारे में बताएंगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोग का मजाक बनना स्टार्ट होगा और उतना ही ज़्यादा आप लोग डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट करेंगे, उतने ही ज़्यादा उसके ऊपर कमेंटबाजी की जाएगी। तो ये सब चीज़ों से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने आप निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी जनता का जाकर आप लोगों को सहारा लेना है। हाँ, जो आप लोगों के आसपास जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन है, जिस पर आप लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, एक दो इंसान के साथ में डिस्कस कर सकते हैं, पर लेकिन इससे ज्यादा किसी को भी मत बताइए। और इस इंसान को तो बिल्कुल नहीं जो पीठ पीछे जाकर चुगली करता है, उससे तो हमेशा बचकर रहिए। उसके सामने कभी भी अपनी प्रॉब्लम आप लोग रखेंगे, उस टाइम पर तो आप लोगों को सांत्वना देगा, पर आगे चल के दो चार इंसानों के सामने जरूर गाएगा कि यार ये वो इंसान है, छोटी सी प्रॉब्लम हैंडल नहीं करता, रोने लग जाता है। तो कभी भी कोशिश ये करनी है कि प्रॉब्लम जनता को नहीं दिखाएं, कभी भी किसी को भी, उनको हमेशा अपनी स्ट्रॉन्ग साइड दिखाएं, यानी कि अपनी प्रॉब्लम का अपने आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। यही आप लोग की एक लीडरशिप की क्वालिटी भी आप लोगों के अंदर से निखार कर लेकर आएगी। और ये प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं, वरना लाइफ में अगर आप लोग ऐसी हरकतें करेंगे तो आप लोग हमेशा फ्रस्ट्रेशन में आप लोग अपने आप को पाएंगे, क्योंकि बाद में आपके पीठ पीछे आप लोग की मजाक उड़ाई जाएगी। तो तमाशा नहीं बनाना है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। आज आप लोग का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये है ग्रीनलैंड जाकर मैप पे नहीं हारेगा। कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी काफी कुछ शानदार है आज के द हिंदू में डिस्कस करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने है ये क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे। सबसे पहले इटली के बारे में पूछा था। इटली ने बोला है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि चाइना का एक इनिशिएटिव है कनेक्टिविटी बनाने के लिए, इसको ज्वाइन करने जा रहा है। जबकि यूरोपियन कंट्री जो है वो यहां पर मैक्सिमम इसको अपोज करती हैं, पर इटली ने इसको ज्वाइन करने की बात की, तो इसलिए काफी अच्छा आर्टिकल था ये। इसी के साथ में चाइना को द्वारा जो ज्वाइन किया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 2001 में ज्वाइन किया गया, और तब से लेकर काफी कुछ चेंज हो गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जिसके लिए बनाई गई थी वो सारा पैटर्न ही चेंज हो गया। इसीलिए जो डेवलप इकोनॉमी है, यानी कि यूएसए या फिर यूरोपियन यूनियन, उन्होंने इससे दूर हटना भी स्टार्ट कर दिया। तो ये तमाम मुद्दे आप लोगों ने देखे थे। इसी के साथ में 5 जज की जो बेंच थी, जिसको हेड किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उन्होंने यहाँ पर उनके द्वारा यहाँ पर एक जो यहाँ पर कमिटी, यानी कि एक आप लोग बोल सकते हैं एक तरीके की मीडिएशन करने वाला पैनल बनाया। तो उसमें 3 लोग हैं। एक तो है यहाँ पर FMI, ये है कलीफुल्ला जो कि चेयरमैन है इसके। इसी के साथ में आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर ये है श्री रविशंकर, और इसी के साथ है यहाँ पर श्री राम पांजू। तो इनके नाम आप लोग याद रखते हैं। जो भी यहाँ पर अयोध्या से रिलेटेड जो डिस्प्यूट चल रहा है उसमें मीडिएशन का काम करने वाले हैं ये 3 लोग मिलकर, जिसको हेड करेंगे FMI, ये है कलीफुल्ला जो कि एक जज भी है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के। तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि काफी न्यूज में है। आगे बात की जा रही है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये आज आप लोगों को एक आर्टिकल भी देखने को मिलेगा, तो वहां पर भी फिर से डिटेल में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को। बात की जा रही है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में। अप्रूव किया गया 40,000 करोड़ रिजोल्यूशन, जिसके तहत जो ग्लोबल स्टील जो मैग्नेट है जिसका नाम है आर्सेलर मित्तल, उसके द्वारा ओवरटेक करने की बात की गई है एसर स्टील जो गुजरात में है। यानी कि यहाँ पर इसको एक तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत यहाँ पर इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया था। अब यहाँ पर इसको इसके द्वारा खरीदने की बात की गई है, या टोक टिक इसका यहाँ पर ओवरटेक करने की बात की गई है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। 3.32 लाख बोला गया है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो लघु उद्योग में जॉब है वो क्रिएट कर पाया ओनली 4 साल में जो गवर्नमेंट है। और देखिए अगर बात करें यहाँ पर 2012 से लेकर 15 तक ये बोला गया था कि 11.54 लाख न्यू जॉब यहाँ पर क्रिएट की गई थी, और जबकि यहाँ पर की गई है ओनली 3.32, यानी कि 3.32 लाख ओनली। ये जो बताया गया कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। तो ये डेटा यहां से निकल कर आया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फटकार लगाई गई है हरियाणा गवर्नमेंट को, ताकि जो अरावली हिल है उसमें माइनिंग प्रोजेक्ट न चलाए जा सके, और जिस तरीके से जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसको रोका जा सके, क्योंकि इकोलॉजिकली काफी नेगेटिव इंपैक्ट इसके ऊपर पड़ रहा है। अगर बात करें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में ये बोला गया कि 15 से लेकर 17 के बीच में 0.21% राइज हुआ है हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट कवर है उसके अंडर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक डेटा है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। और आज आप लोगों का द हिंदू न्यूज़पेपर लेट आ रहा है, पर कल से आप लोगों को टाइम पर मिलेगा 7:30 बजे। रीजन ये है क्योंकि शाम को
जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि इलेक्शन कैसे होने वाले हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो फिर यहाँ पर नैनो मैगजीन बननी थी तो उसका टाइम निकल गया, फिर नैनो मैगजीन आप लोगों की मॉर्निंग में आई और उसी के बीच में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वीडियो ये भी बनाई गई। यानी कि रात को ओनली 2 घंटे सो पाया हूँ, उसी की वजह से यहाँ पर मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठा, 2 घंटे सोया, फिर भी चलो कोई नहीं, वो तो अब दिन में थोड़ा हो जाएगा कवर पर, लेकिन उसकी वजह से ये न्यूज़पेपर वाली वीडियो लेट हो गई। मैंने आप लोगों को बोला था ये लगभग 10 बजे आएगी, पर लेकिन फिर मैंने इसको 8 बजे ही इसको एक तरीके से रिलीज कर दिया। मुझे लगा कि कम से कम टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई वीडियो आनी चाहिए उस टाइम पर, तो इसलिए ये मैंने तभी रिलीज कर दी। और अब यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिल रही है इस वीडियो के टाइम पर, द हिंदू वाली वीडियो। कल से आप लोगों को टाइम पर मिलेगा, जो आप लोगों का शेड्यूल है वही आप लोगों का चलेगा। पर लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वीडियो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। इससे क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब की बार इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में इससे हर बार क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं जब जब ये न्यूज में होता है। तो इसको जाकर आप लोग जरूर देखिएगा, वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पर कुछ बातें और बता सकते हैं कि सबसे पहले कहां पर हमारे राज्य में, कौन से राज्य में हमारे यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया था। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोग ये बताइए, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक स्टैट्यूटरी स्टेटस है यहाँ पर हमारी कंट्री में, क्या इसको लॉ के द्वारा बनाया गया है या फिर एक संवैधानिक स्टेटस है इसका? ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो क्या सोचता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा और आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आएगी, तो जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ता हूं। इस लेक्चर की पीडीएफ अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो फेसबुक या फिर टेलीग्राम से आप लोगों को मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले वाला जो यहाँ पर ये वाला आर्टिकल है, इस वाले आर्टिकल में बात की जा रही है इलेक्शन के बारे में, खासकर उत्तर प्रदेश को फोकस देकर चला जा रहा है। आप लोगों को पता है कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट आती हैं, 80 सीट के करीब आप लोगों को देखने को मिलती हैं। जो भी यहाँ पर पार्टी ये सीट जीत जाती है वही आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट बनाकर निकल जाती है। सिमिलर फंडा 71 सीट आप लोगों को देखने को मिली बीजेपी के द्वारा 2014 के इलेक्शन में, तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया जाता है यूपी का, खासकर जनरल इलेक्शन की हम लोग जब बात करते हैं तो इसी के बारे में यहाँ पर एक एनालिसिस किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या क्या बातें की जा सकती हैं। तो पॉलिटिकल मुद्दा है, वैसे काम का नहीं है, पर हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखिएगा। एक मूवी थी, आप लोगों ने शायद वो मूवी देखी भी होगी, जिसका नाम था यंगिस्तान। उसमें दिखाया गया था कि किस तरीके से कि जो यूपी है वो किस तरीके से इंपॉर्टेंस है यूपी की, अगर जनरल इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो। ये नीचे वाला आर्टिकल है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बोला था कि कैसे किस तरीके से जो यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बारे में बात की गई है और कई सारे मुद्दे हैं। आज की डेट में जो रिजर्वेशन दिया जाता है हमारी कंट्री में, उसके बारे में बात की जा रही है, खासकर जो टीचिंग सेक्टर है उसके लिए। तो बात करेंगे इस आर्टिकल के ऊपर। अभी रिसेंटली एक ऑर्डिनेंस देखने को मिला और यहाँ पर जो राइटर हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ इस तरीके का प्रोविजन यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर बोला गया है रिसेंटली अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले, किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किए गए कई तरीके से अलग अलग एरिया में, चाहे आप लोग महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, दिल्ली में भी कई सारे मार्च देखने को मिले खेती को लेकर। इसी तरीके से अलग अलग एरिया में जैसे कई बार SC/ST ग्रुप के द्वारा भी यहाँ पर जो कई तरीके प्रोटेस्ट किए गए। तो ये जो छोटे छोटे प्रोटेस्ट हैं, राइटर यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो इनसे भी काफी कुछ गेन कर सकती है, यानी कि इनको मिलाकर अगर वो लेकर चले साथ में तो इलेक्शन में काफी बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है कांग्रेस के द्वारा। तो एक तरीके का रास्ता दिखाया जा रहा है कांग्रेस को कि किस तरीके से वो आगे लेकर चीजों को चल सकती है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, मंडे को ये आर्टिकल देखने को मिलता है, जो भी लेटर लिखते हैं यहाँ पर उनका ये रिप्लाई करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है कि आज की डेट में अगर हम लोग, हमारी कंट्री की जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो मीडिया में आकर खुद स्टेटमेंट देती है, तो उसकी इतनी साख नहीं रह गई है जितनी पहले हुआ करती थी। और आज के डेट में जो वेस्टर्न कंट्री है वो भी इसको ज्यादा नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो पहले एक पैटर्न चला हुआ रहा था वो आज के डेट में टूट चुका है, इसलिए यहाँ पर ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो देखेंगे और क्या बातें की जा रही है, इस आर्टिकल के ऊपर भी नजर डालेंगे। ये आर्टिकल में बोला गया कि पॉलिटिक्स और जो सिक्योरिटी है उसको मिक्स नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी ऐसी बातें की गई, अगर कोई स्ट्राइक की गई है तो वो जनता के सामने लाकर रख दिया, या फिर कोई भी मुद्दा हो रहा है आर्मी से रिलेटेड तो उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी बीजेपी को बोला गया कि जो अभिनंदन है उनकी फोटो अपने साथ में न दिखाएं, यानी कि मुद्दे को पॉलिटिसाइज न किया जाए। तो वही तमाम मुद्दे यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर वैसे भी सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, पहले पुलवामा अटैक के बारे में कैसे कैसे बातें की जा रही है। तो एक तरीके से वही है कि बोला जा रहा है कि ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे से आर्टिकल के साथ में। नॉर्मली आप लोगों ने कई बार न्यूज में सुना होगा, अगर कोई उल्टी सीधी हरकत होती है तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के जो स्पोक पर्सन है वो आते हैं जनता के सामने और बात रखते हैं कि क्या क्या दुर्घटना हुई है और किस तरीके से इसको हैंडल किया जाता है।
कुछ दिनों पहले तक जब कांग्रेस हुआ करती थी यहाँ पर पार्टी पावर में, उस टाइम तक ये एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ये इवनिंग टाइम पर रेगुलर इनकी मीटिंग हुआ करती थी मीडिया के सामने, और रेगुलर ये अपनी रिपोर्ट दिया करते थे कि क्या चल रहा है और क्या सही है और किस डायरेक्शन में क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो गवर्नमेंट चेंज हुई 2014 में, तब से यहाँ पर जो ये पैटर्न था ये हटा दिया और ये डेली के बजाय वीकली कर दिया, और फिर तो वीकली भी ढंग से नहीं हो पाता है, कई बार वो भी मिस हो जाता है, तो ये पैटर्न स्टार्ट हो गया। तो उसी के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है। बोला क्या जा रहा है कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन वॉर है वो हम लोग लूज कर रहे हैं, ये यहाँ पर बोला गया। कहने का मतलब यहाँ पर यह, जैसे पुलवामा में अटैक किया गया, तो पुलवामा अटैक के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को अपना रोल प्ले करना चाहिए था, वो उस तरीके से रोल प्ले नहीं किया गया। यानी कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल ऑथेंटिकेटेड डेटा चाहता है कि कहाँ से बातें बोली जाए, और उसके बेस पर अपना एक तरीके से एनालिसिस प्रस्तुत करता है। पर इंडियन गवर्नमेंट जो है आज की डेट में ऐसा कोई व्यू लेकर यहाँ पर प्रॉपर वे में नहीं चल रही है। खासकर 1991 की अगर न्यूक्लियर अटैक की बात करें तो उस टाइम पर भी आप लोग देखते हैं ये भी कंप्लीटली यहाँ पर चीजें ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई थी। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट यहाँ पर ब्रेक होता हुआ नजर आता है। जो ग्लोबल मीडिया है अगर वो देखें, एक तरीके से जो हमारे द्वारा बोला गया पुलवामा अटैक में के बाद में हम लोगों के द्वारा नॉन मिलिट्री एंड प्रीएम्प्टिव जो एक्शन बोला गया कि हम लोगों ने ये नॉन मिलिट्री एक्शन है, यानी कि ना तो हम लोगों ने उनकी मिलिट्री के ऊपर वॉर किया है, ना ही हम लोगों ने वहां पर उनके जो एरिया में जो लोग रहते हैं, यानी कि कॉमन जनता रहती है, उसके ऊपर वार किया है। हम लोगों ने बट टेररिस्ट एक्टिविटी के ऊपर वार किया है। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट दी गई, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उतने लार्ज स्केल पर जो वेस्टर्न मीडिया है उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हुई नजर नहीं आई जितने लार्ज स्केल पर ये डाल सकती थी। आज की डेट में इसको ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है अगर देखा जाए वेस्टर्न मीडिया के द्वारा। जितना पहले जो कि हम रेगुलर यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के जो स्पोक पर्सन थे वो पहले आकर अपनी स्टेटमेंट दिया करते थे और दृढ़ता से उसको फॉलो किया जाता था और रेगुलर टच में रहते थे। देखिए ये होता है बिल्कुल, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, अगर आप लोग पढ़ाई को बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आप लोगों को ट्रैक पर आने पर टाइम लगता है, यानी कि लोगों की कनेक्टिविटी आप लोगों से दूर होने लगेगी, आपकी पढ़ाई की आप लोगों से कनेक्टिविटी दूर होने लगेगी और आप लोगों को फिर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सेम प्रोसीजर आप लोग ऐसे बोल सकते हैं, जिन लोगों के साथ में आपकी यारी दोस्ती है अगर रेगुलर टच में रहते हैं तो मेंटेन रहेगी, वरना फिर वो हटने लगती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर प्रोविजन बोला जा रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में। पहले अगर बात करें आप लोग यहाँ पर डेली ब्रीफिंग होती थी, तो डेली ब्रीफिंग होती थी शाम को लगभग 4:30 बजे करीब। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के जो स्पोक पर्सन होते थे वो मीडिया में बैठते थे चाय और समोसा के साथ में और सारी बातें यहाँ पर जनता के सामने रखते थे। पर लेकिन अब ये पैटर्न यहाँ पर टूट चुका है। खासकर अगर आप लोग देखें पुलवामा अटैक के बाद भी यहाँ पर डेली ब्रीफिंग नहीं की गई, यानी कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं बनाई गई, बस एक दो स्टेटमेंट देकर उसको बंद कर दिया गया। जब अगर देखें आप लोग मनमोहन सिंह जी के टेन्यूर में ये डेली ब्रीफिंग हुआ करती थी जो कि एक अच्छी ब्रीफिंग मानी जाती थी। तो गवर्नमेंट जो आज की डेट में अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर वे तक ना तो जनता तक पहुंचा पा रही है और ना ही ग्लोबल मीडिया तक पहुंचा रही है। इसकी वजह से जो आज की डेट में काफी बड़ा रोल प्ले किया जा रहा है। जो ग्लोबल मीडिया है वो अपनी स्टेटमेंट अपने हिसाब से देती है क्योंकि उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है उनके बीच में जो टेंशन है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्लोबल मीडिया उसमें अलग तरीके से यानी कि अलग तरीके से रिएक्शन दे रही है क्योंकि उनको ढंग से सारा डेटा अगर नहीं बताया जाएगा हमारे ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के द्वारा तो फिर वो अपनी मीडिया किस तरीके से हैंडल कर चलेंगे, वो अपने हिसाब से जो भी उनके पास में जो भी डेटा है उसको लेकर चलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे बढ़ता हूं। जब हमारी पार्लियामेंट वर्किंग प्रोसीजर में नहीं होती है तब हमारे कंट्री में ऑर्डिनेंस लाया जाता है। ऑर्डिनेंस लाने के साथ में जब यहाँ पर मतलब ये होता है कि एक तरीके से अगर कोई अर्जेंट इशू है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। पर लेकिन ऑर्डिनेंस एक टूल बन चुका है आजकल पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा एक तरीके से कुछ हद तक बाईपास करने के लिए कि हाँ हम लोग कुछ करना चाहते हैं, ये जनता को दिखाने के लिए, और खासकर इलेक्शन टाइम पर ऐसी कई सारी हरकतें की जाती हैं। हालांकि जो अभी ये ऑर्डिनेंस आया है यहाँ पर इसको सपोर्ट किया जा रहा है क्योंकि देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा SC ST या फिर OBC का जो रिजर्वेशन होता है, खासकर जब हम लोग बात करते हैं जो टीचिंग जो एक सेक्टर है उसके लिए, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। हिस्टोरिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा कई बार ऐसे अमेंडमेंट यहां पर किए गए हैं जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट पहले दिए जा चुके हैं उसको पलटने की कोशिश की गई है। आप लोग बात कर सकते हैं SC ST रिजर्वेशन के बारे में। तो 1992 में इंदिरा सोहानी का केस आया था, उसके द्वारा यहां पर जो अदर बैकवर्ड क्लासेज है उसके बारे में बात की जा रही थी कि कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या क्या बातें होनी चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन में प्रमोशन की बात की गई थी जो SC ST कम्युनिटी के लिए, उसको भी साइड में किया गया था। पर लेकिन गवर्नमेंट हमेशा से उसको चेंज करने के मुद्दे पर रहती थी और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आप लोगों को 77 1995 में देखने को मिला। ऑर्डिनेंस लाया गया यहाँ पर। फिर उसके बाद में आप लोगों को
ऑर्डिनेंस के बाद में आप लोगों को फिर यहाँ पर ये अमेंडमेंट देखने को मिलते हैं, जिस तरीके से ये यहाँ पर 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया। कैरी फॉरवर्ड का रूल होता है। कैरी फॉरवर्ड का रूल क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड का रूल ये होता है कि मान लीजिए अगर SC ST कम्युनिटी की कुछ सीट्स हैं, ठीक है, वो मान लीजिए अब की बार 50 सीट रिजर्व हैं, 50 सीट अगर नहीं भरी हैं तो 50 सीट में से क्या करेंगे, मान लीजिए अब की बार 25 सीट भरी और 25 बच गई, तो इसको आगे फॉरवर्ड कर दो। यानी कि अगली बार जब यहाँ पर 50 सीट आएंगी, पुरानी 25 सीट बची रहेंगी, तो टोटल 75 वैकेंसी यहाँ पर निकल कर आएंगी। इसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल। ये आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो डिसीजन था यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी यहाँ पर पलटा गया 81st अमेंडमेंट के तहत यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है, जब जब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है तब तब ऐसी हरकतें की जाती हैं। सिमिलरली यहाँ पर बात की जा रही है, यह 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर भी प्रमोशन की बात की जा रही थी एम्प्लॉय के लिए, तो उसके बारे में यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिला। ये जो अमेंडमेंट आया यहाँ पर अजीत सिंह का केस था, ये 1999 का, इसको यहाँ पर चेंज किया गया 2001 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाके। तो ये भी काफी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अभी रिसेंटली इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट, जो कि यहाँ पर ये था विवेकानंद तिवारी जी का केस 2017 का, इससे रिलेटेड भी यहाँ पर अभी ऑर्डिनेंस देखने को मिले। यानी कि बात की गई संविधान, बात की गई यहाँ पर किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अभी रिसेंटली ऑर्डिनेंस निकल कर आया लास्ट वीक में। ये लास्ट वीक में ऑर्डिनेंस क्या आया, इससे पहले जो केसेस थे यहाँ पर सुरेश चंद्रा वर्मा का केस आप लोग देखते हैं, या फिर दीनानाथ शुक्ला का केस, या फिर यहाँ पर ये है के गोविंदप्पा 2009 का केस। तो ये जो केस है यहाँ पर, ये केस सारे ये बोलते हैं कि जो रिजर्वेशन होना चाहिए, खासकर अगर बात करें हम लोग जो टीचर्स के लिए, तो ये डिपार्टमेंट वाइज होना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी वाइज। यानी कि डिपार्टमेंट को यहाँ पर यूनिट माना जाता है। बिल्कुल ऐसे आप लोग सोच सकते हैं, जैसे जब बात करते हैं जैसे बात करते हैं हम लोग अपनी कंट्री में या फिर किसी भी कंट्री में, तो फैमिली सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट को सबसे छोटी यूनिट माना गया। यानी कि मान लीजिए कोई साइंस डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कितने SC के टीचर है, कितने ST के टीचर है, और कितने वहां पर आप लोगों को OBC के टीचर देखने को मिलेगा, उसके बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है, ना कि यूनिवर्सिटी वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है। पर लेकिन अभी यहां पर जो किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस लाके, जो यूनिट है वो यहां पर यूनिवर्सिटी बना दी, ना कि डिपार्टमेंट। यानी कि यूनिवर्सिटी अब एक यूनिट होगी, डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ये बात यहां पर की गई है। और जो कि जजमेंट था यहां पर विवेकानंद तिवारी का, जिसके द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा भी ऐसा कुछ हरकतें की गई थी, जिसको चैलेंज किया गया था कोर्ट में। तो यानी कि कहने का मतलब ये है, ये भी रिसेंट जो डिसीजन आया, ये भी सेम फंडे पर निकल गया कि यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर दिखाई, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसको एक तरीके से टर्न आउट कर दिया गया। तो ये देखिए, कई बार अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी मैटर होते हैं। यानी कि अगर गवर्नमेंट ढंग से पॉलिसी बनाकर चले तो उस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। अगर बात करें तो राइटर जो है यहाँ पर इसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि जो पहले डिपार्टमेंट यूनिट हुआ करता था, उसमें अगर आप लोग SC ST कम्युनिटी का रिजर्वेशन देखेंगे, अगर आज की डेट में यूनिवर्सिटी के बेस पर रिजर्वेशन लेकर चलते हैं, तो वहां पर ज्यादा सीट उनके हिस्से में आती है एज कंपेयर टू जब डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन देखने को मिलता है। और इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, डिपार्टमेंट वाइज जो रिजर्वेशन रखा गया था, उसका बेसिक पर्पज ये था कि टाइम टू टाइम बातें ऐसी चलती रही, आगे चलकर रिजर्वेशन को समाप्त हो जाए। ऐसा कुछ यहाँ पर पैटर्न लगाया गया रिजर्वेशन देते टाइम, खासकर यूनिवर्सिटी के अंदर। यानी कि रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश की गई ये यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसको खत्म करते करते कि बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उसका ऐसा पैटर्न यहां पर सेट किया गया, जिसके तहत डिपार्टमेंट को एक यूनिट माना जा रहा था, ना कि यूनिवर्सिटी को एक यूनिट माना जा रहा था। अब यूनिवर्सिटी को यूनिट ट्रीट करना है, तो आर्टिकल 335 यानी कि 335 के अंदर यह बोला गया है कि SC ST कम्युनिटी की जो पोस्ट है यहां पर सेल यूज किया गया है, उनको कंसिडरेशन में लेना चाहिए, चाहे सेंटर की बात करें चाहे स्टेट की बात करें। यानी कि देखिए, कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है कि मैं आप लोग, जैसे कि आप लोगों को यार मान लीजिए कोई क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों को प्रीलिम्स में काफी फायदा पहुंचाती है। ये बात थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा रहता है कि ओनली वन ट्रूथ, इट मे बी ट्रूथ, ठीक है, तो यहां पर मे रहता है, ओनली रहता है, या विल रहता है, इस तरीके से। तो इनमें आप लोगों को वर्ड में डिफरेंस समझना है, ठीक है। जैसे ओनली लिख दिया गया अगर कहीं पर, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि इस स्टेटमेंट को आप लोग गौर से देना है। ओनली का मतलब वहां पर ये हो गया कि हाँ बस यही जो बोला जा रहा है यही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से सेल का मतलब होता है फिक्स कर देना, या तो मे यूज किया जाए और विल यूज किया जाए। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर सेल यूज किया गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप लोग इसको, ऐसे जो वर्ड होते हैं वो संविधान में कई बार आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि इनके ऊपर फोकस देकर चलना होता है, और उसी के ऊपर कई सारे केस भी निकल के आते हैं। ये कई बार लूप होल की तरीके से भी यूज किए जाते हैं अलग अलग एरिया में।
तो जो बात की जा रही है कौन सा कैडर, कौन सा सर्विस और कौन से पोस्ट में यहां पर आप लोगों को रिजर्वेशन मिलना है, तो ये डिपार्टमेंट के बेस पर यहां पर चलता था। जो यूनिट ऑफ रिजर्वेशन यहां पर डिपार्टमेंट माना जाता था, यानी कि इस डिपार्टमेंट में, इस डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट हैं उसके बेस पर रिजर्वेशन यहां पर दिया जाता था, जो कि पहले यहां पर काम करता था। पर लेकिन अब जो है यहां पर इसको चेंज कर दिया गया है, और यहां पर जो चेंज किया गया उसको वैलिड बोल रहे हैं यहां पर राइटर भी, जो कि अभी ऑर्डिनेंस ला के सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो जो डिपार्टमेंट वाला फंडा था उसकी वजह से रिजर्वेशन जो है वो घटता हुआ जा रहा है टाइम टू टाइम, क्योंकि यहां पर डेटा आप लोगों के सामने है। ये बोला गया है अगर 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें तो यहां पर जो रिप्रेजेंटेशन है एससी और एसटी की टाइम टू टाइम वो घटती हुई जा रही है डिपार्टमेंट के बेस पर रिजर्वेशन की। जब हम लोग बात करते हैं तो डिपार्टमेंट क्या करता है, जब डिपार्टमेंट को यहां पर यूनिट अलाउ किया जाता है तो, और जब यहां पर बात करते हैं हम लोग, जब यूनिवर्सिटी को यूनिट करार दिया जाता है तो उसकी बात करें तो सबसे पहले बीएचयू के ऊपर एनालिसिस यहां पर किया गया है। बीएचयू में अगर आप लोग देखेंगे जिस तरीके से एग्जांपल देने की बात की जा रही है, टोटल मिलाकर 1930 फैकल्टी की पोस्ट यहां पर है, ठीक है। जब यहां पर यूनिवर्सिटी के बेस पर या फिर डिपार्टमेंट के बेस पर रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसमें आप लोग देखिए, अगर बात करें यहां पर डिपार्टमेंट के बेस पर, तो डिपार्टमेंट के बेस पर अगर यहां पर रिजर्वेशन दिया जाए तो लगभग 2000 सीट में से आप लोगों को 19 तो यहां पर एससीज की देखने को मिलेगी, 29 यहां पर एसटी की, और 220 जो रहेगी यहां पर ओबीसी की आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर यूनिवर्सिटी के बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है तो ये आप लोग देखिए, इसमें से जो पोस्ट रहेंगी यहां पर 289 आप लोगों को एससी की देखने को मिलेगी, 143 एसटी की और 310 यहां पर ओबीसी की। यानी कि यहां पर रिजर्वेशन आप लोगों को ज्यादा देखने को मिल रहा है अगर यूनिवर्सिटी के बेस पर दिया जा रहा है, पर लेकिन अगर डिपार्टमेंट के बेस पर दिया जा रहा है तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये रिजर्वेशन घट जा रहा है। तो इस तरीके से जब एनालिसिस किया गया अलग अलग यूनिवर्सिटी में तो यहां पर देखने को मिला कि रिजर्वेशन जो है डिपार्टमेंट के बेस पर कहीं ना कहीं एक ऐसा पैटर्न ला रहा है जिसकी वजह से रिजर्वेशन को फेज आउट करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि रिजर्वेशन को हटाने की कोशिश की जा रही है इस पैटर्न के थ्रू। और जब बात करते हैं 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तो लगभग ये माना जा रहा है कि पहले 2662 यहां पर सीट हुआ करती थी, जो कि अब 1241, यानी कि 2662 सीट थी पहले, अब यहां पर 1241 सीट यहां पर रह गई है जब डिपार्टमेंट वाइड रिजर्वेशन की हम लोग बात करते हैं। तो इसी तरीके से अगर आगे फिर हम लोग इसको काउंट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोफेसर अगर यहां पर रिड्यूस की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये 134 से लेकर जस्ट 4 रह जाएंगे एससी के, ये 49 से लेकर 0 रहने वाले एसटी के, और 11 से लेकर 0 ओबीसी के, यानी कि ये पोस्ट आगे घटती हुई जाएगी। और इस तरीके से यहां पर अगर देखा जाए जनरल की पोस्ट वो बढ़ती हुई जा रही है, 932 हो गई है, पहले 732 हुआ करती थी। यानी कि ये जो डेटा है आप लोगों के सामने ये बताता है कि कहीं ना कहीं जो रिजर्वेशन है उसको हटाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और इस तरीके से यहां पर आने वाले टाइम में एससी एसटी और ओबीसी की, खासकर अगर वाइस चांसलर की बात करें हम लोग, ये एक्सपीरियंस है लगभग 10 सालों का, इसमें अगर वाइस चांसलर की भी अब आप लोग बात देखेंगे तो यहां पर भी आप लोगों को टोटल मिलाकर 496 वाइस चांसलर अलग अलग सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। तो इसमें 6 तो ओनली एससी हैं जो 496 में से, 6 एसटी हैं और 48 ओबीसी हैं वाइस चांसलर। तो इस तरीके से ये माना जा रहा है आने वाले टाइम में अगर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन देकर चलते रहेंगे तो रिजर्वेशन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा और यहां पर रिप्रेजेंटेशन आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम या फिर जो भी इस तरीके से डिसेबल सेक्शन है या फिर सेक्सुअल माइनॉरिटी है उनको यहां पर इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं देखने को मिलेगी। तो राइटर ये बोल रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा सजेस्ट यहां पर स्टेप उठाया गया है ये एक अच्छा स्टेप है, कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी यहां पर दिखाता है। एक तरीके से यहां पर अलग अलग कम्युनिटी कास्ट के यहां पर लोग रहेंगे तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन रहेगी यहां पर। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ये इसको प्रमोट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, यानी कि रिजर्वेशन यहां पर मिलना चाहिए, खासकर जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी भी रिप्रेजेंटेशन यहां पर होनी चाहिए। तो इसी के लिए यहां पर लेकिन यहां पर ये एक बात और बोलते हैं कि इलेक्शन से पहले लाया गया, ये थोड़ा गलत किया, यानी कि पहले यहां पर इसको लाना चाहिए था इलेक्शन से पहले। ये एक तरीके से एक पॉपुलिस्ट मेजर हो गया उनकी वोट अपनी तरफ को खींचने के लिए, तो ये एक गलत तरीका है, यानी कि अपनी तरफ उनकी वोट लाने के लिए ये स्टेप उठाया गया, ऐसी बात यहां पर बोली जा रही है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड जरूर कीजिएगा कि क्या क्या बातें हैं। यहां पर डिपार्टमेंट यूनिट हुआ करता था उसको यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करें यहां पर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग। तो ये एक तरीके का लॉ हमारी कंट्री में लाया गया, यानी कि होता क्या था, नॉर्मली अलग अलग बैंक से जो कंपनी थी वो लोन ले लेती थी, लोन लेने के बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देती थी कि उनकी कंपनी जो है वो बर्बाद हो गई है। और होता क्या था इसकी वजह से बहुत सारा जो बैंक का पैसा था वो डूब जाता था। उसकी वजह से काफी जो बैंक हैं वो एनपीए बन रहे थे, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन रहे थे, यानी कि इनका जो इंटरेस्ट यहाँ पर इनका जो मूल है वो भी वापस नहीं मिल पा रहा था बैंक का। तो देखिए अगर किसी कंट्री में बैंक की जो हालत है वो खस्ता हो जाए तो फिर उस कंट्री की इकोनॉमी भी काफी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। ये पास्ट में आप लोगों को अभी रिसेंटली देखने को भी मिला।
अभी यहां पर बात की जा रही है एसर स्टील केस के बारे में। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यहां पर इस तरीके के मैटर को सुलझाने के लिए यहां पर ये ट्रिब्यूनल आप लोगों के सामने है, जिसके तहत यहां पर यह बोला गया है कि जो यहां पर आर्सेलर मित्तल है उसके द्वारा ओवरटेक कर लिया गया यहां पर, जो कि यहां पर एनपीए बन चुकी कंपनी एसर स्टील गुजरात के अंदर। एसर स्टील को यहां पर लगभग यहां पर 42,000 करोड़ रुपए में यहां पर प्लान किया गया है कि यहां पर ये इतना रुपए देकर यहां पर जो एसर स्टील है वो उसको अपने कंट्रोल में ले लेगी। और यहां पर पूरा प्रोसीजर फॉलो किया गया है, प्रोसीजर से भी ज्यादा फॉलो किया गया है। अगर देखा जाए यहां पर पूरा प्रोसीजर अप्रूवल जो करने का टाइम होता है वो 270 डे यहां पर इसके लिए रखा गया है कि इतना टाइम यहां पर मिनिमम होना चाहिए। कि पहले देखिए क्या होता है, मान लीजिए किसी ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया, उसके बाद में फिर क्या होगा, यहाँ पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत यहाँ पर जो यहाँ पर ट्रिब्यूनल है यहाँ पर एक तरीके से नोटिस जारी करता है कि क्या यहाँ पर इसको बचाया जा सकता है। फिर अगर वहां से सामने से यहाँ पर जो रिप्लाई आता है उसके बेस पर यहाँ पर स्टेप उठाया जाता है, यानी कि टाइम दिया जाता है लगभग 1 महीने का। उसके बाद में फिर ये इसको स्टेप को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से एक तीसरी यहाँ पर कंपनी को लेकर आते हैं, जो कि जो प्रेजेंट कंपनी है जो अपने आपको बोल रही है कि वो आज की डेट में इंसॉल्वेंट हो चुकी है, तो तीसरी कंपनी आकर उसको ओवरटेक करती है, यानी कि सब कुछ जो है वो तीसरी कंपनी को दे दिया जाता है ताकि वो उसको टैकल कर सके। और एक तरीके से आप लोग बोलिए कि उसकी लीडरशिप तीसरी कंपनी के हाथ में दे दी जाती है ताकि यहां पर वो उसको अपने हिसाब से चला सके और गवर्नमेंट जो पैसा होता है वो बैंक का पैसा भी यहां से निकाल सके। यानी कि कोशिश ये की जाती है कि उसको जो इंसॉल्वेंट बोल दिया गया है उसमें से जो बैंक का पैसा है वो मैक्सिमम रिटर्न वहां से निकाला जा सके। ये यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड निकल कर आया इन सब मुद्दों को हैंडल करने के लिए। तो अब जानते हैं इसके बारे में आखिर हरकतें क्या की गई, जिसके द्वारा अभी बोला गया है कि हाँ ये अभी इंसॉल्वेंट कंपनी हो चुकी है, बैंकरप्ट हो चुकी है। इसके द्वारा जिसका नाम है एसर स्टील, 10 मिलियन टन जो है यहाँ पर ये स्टील मिल है यहाँ पर कहां पर, गुजरात के अंदर में। इसके द्वारा 49,000 करोड़ अलग अलग बैंक से, लगभग 2 दर्जन बैंक से इसके द्वारा उधार लिए गए, और जो कि खासकर एसबीआई का भी बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पर, तो जिसके द्वारा बैंकरप्सी यहाँ पर अभी स्टार्ट किया गया प्रोसीडिंग। तो ये जो पैसा इसके द्वारा लिया गया, इसके बाद में ये बोला गया कि हम लोग जो लोन जो यहाँ पर एक तरीके से लोन जो हम लोगों ने लिया है वो एक तरीके से हम लोग चुकाने के हालत में नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर बोल दिया जाता है। तो यहाँ पर बैंकरप्सी की जो प्रोसीडिंग है वो 2017 में स्टार्ट हुई, 2017 से लेकर अब इसको कंप्लीट किया गया, यानी कि फुल टाइम जितना होना चाहिए उतना लेकर यहाँ पर इसको कंप्लीट किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी एसर स्टील को यहाँ पर जो 12 यहाँ पर लार्ज जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो एक तरीके से कंपनी है जो एनपीए कंपनी हो चुकी है उनमें इसका नाम था। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसको एक तरीके से एनपीए वाली कैटेगरी में डाल दिया गया था। अब वहां से कैसे रिकवर करना है वो सारा पूरा प्रोसीजर किया गया यहाँ पर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग के तहत। तो जो नॉर्मल टाइम लिया जाता है 270 दिन लिया जाता है, पर इन्होंने पूरा कितना लिया यहाँ पर, इन्होंने लिया यहाँ पर 583 दिन, यानी कि 583 डेज। और तब जाकर यहाँ पर एक स्टैंडर्ड चार्टर यहाँ पर तैयार किया गया और उसके तहत यहाँ पर ये पूरा प्रोसीजर 2000 जून 17 से स्टार्ट किया गया और अब जाकर इसको कंप्लीट किया गया। पर लेकिन आप लोग यहाँ पर एक डिफरेंस देख रहे होंगे, 42,000 करोड़ की यहाँ पर बात की जा रही है, जबकि 7,000 करोड़ जो है वो अभी यहाँ पर एक तरीके से घाटे में है। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि देखिए एक होता है कि एक तो सारे के सारे ही डूब जाना, कम से कम कुछ तो यहाँ पर निकल के आया, लगभग 85% आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं रिकवरी इसकी हो गई है। तो एक तरीके से ना मिलने से कुछ मिलना बेहतर है, ऐसा नहीं बोल सकते कंप्लीट सोल्यूशन निकाल देता है, पर हाँ कुछ आप लोग बोल सकते हैं कुछ हद तक यहाँ पर चीजें अच्छी देखने को मिलती है, जो कि पहले बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं था। तो एक तरीके से पॉजिटिव स्टेप आप लोग इसको बोल सकते हैं। दोनों कंपनी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। एसर ग्रुप हो गया, एक साइड में हो गया यहाँ पर आर्सेलर मित्तल, तो ये स्टील की कंपनी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो जो एसर ग्रुप है इसका जो गठन किया गया था ये 1969 में गठन किया गया था। हेडक्वार्टर आप लोग को मुंबई में देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर बात करते हैं यहाँ पर ये आर्सेलर मित्तल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आप लोग को लग्जमबर्ग सिटी, जिसकी कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लक्ष्मी मित्तल जो कि एक इंडियन है, यहाँ पर ओनर भी यहाँ पर यही है, ये यहाँ पर इसके इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो एसर ग्रुप को यहाँ पर खरीदा गया अभी यहाँ पर किसके द्वारा, आर्सेलर मित्तल के द्वारा, यानी कि एसर ग्रुप की जो स्टील वाली जो विंग थी उसको खरीदा गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैसा रिकवर किया गया 42,000 करोड़, जो कि काफी एक बड़ी क्वांटिटी आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और अगर एनपीए की हम लोग बात करें, अब तक की ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ी ये क्वांटिटी यहाँ पर रिकवर की गई है अभी यहाँ पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग के थ्रू। तो जो बातें मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर बताई वही सारी बातें यहाँ पर की जा रही हैं, यानी कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को फॉलो किया गया है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं 49 करोड़ था यहाँ पर लेकिन 42 करोड़ ही यहाँ पर निकल पा रहा है, यानी कि लगभग जो 15% है वो हेयर कट है एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि जो एक तरीके से एसेट है
उसमें इतना डिक्रीज यहां पर देखने को मिल रहा है, जो कि 49,000 करोड़ यहां पर बोला जा रहा है। पर लेकिन प्रोसेडिंग शानदार तरीके से इंप्लीमेंट की गई, ये आप लोग देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये पूरा प्रोसीजर निकल कर आया, और जो यहां पर प्रोसीजर इसके द्वारा फॉलो किया गया है वो पूरा यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से जो स्टैब्लिशमेंट है वो उसके हिसाब से चला है। यानी कि अब यहां पर जो इसको ओवरटेक किया जा रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। फाइनली अब यहां पर बहुत बड़ा एक केस ये बोला जा रहा है कि सोल्व होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो लगभग 15% है वो यहां पर रिकवर नहीं कर पाए, पर 85% रिकवरी यहां पर देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव साइड भी यहां पर बोली जा रही है। पर लेकिन अब बोलने वाली बात यह भी होगी, क्या एसर ग्रुप यहां पर इस कंपनी को अपने हाथ से ऐसे ही जाने जाएगा? तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो यहां पर डिसीजन निकल कर आया है उसको चैलेंज किया जा सकता है आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में। क्योंकि देखिए जो इन्होंने पैसा देने की बात की गई थी इनके द्वारा, ये यहां पर 54,300 ये 389 करोड़ देने की बात की गई थी। पर लेकिन कंडीशन यहां पर ये थी कि यहां पर जो इनके द्वारा बात की गई वो जो प्रोसीजर इनके द्वारा ये बोल रहे हैं यहां पर इसको सही करने के लिए, ये यहां पर एक तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो कोड है उसके हिसाब से काम इनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो यहां पर बात की गई जो सी कंपनी ओवरटेक करने वाली है ArcelorMittal, वो यहां पर पूरा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी प्रोसीजर यहां पर फॉलो करके आई है और तब जाकर यहां पर इसको ओवरटेक कर रही है। पर लेकिन जो यहां पर पैसा देने की बात की गई थी इस कंपनी के द्वारा, जिसकी ये कंपनी है जो कि यहां पर बेची जा रही है, उसने यहां पर कोई भी ऐसा प्रोविजन फॉलो नहीं किया। और ऊपर से जो बिगेस्ट जो डिफॉल्टर हैं अगर 12 जो कि आरबीआई के द्वारा यहां पर डिक्लेयर किए गए थे उनमें भी यहां पर आप लोगों को इनका नाम देखने को मिलेगा। तो अब देखने वाली बात यहां पर यह है कि आगे चीजें कैसे की जाती हैं और कैसे इसको क्लियर किया जाता है। अब आगे चलकर अगर सुप्रीम कोर्ट में ये बातें रखी जाती है फिर वहां से क्या बात निकल कर आती है तो उसके बारे में आगे यहां पर केस निकल कर आएगा। हो सकता है अगर यहां से ये इसको यहीं पर ऐसे ही जाने दें, अगर फाइट न करे तो वो दूसरी बात होगी, पर लेकिन अगर फाइट करते हैं तो फिर कैसे यहां पर इस बात निकल कर आती है। तो ये तमाम मुद्दे अगर फ्यूचर में भी आएंगे तो फिर हम इस आर्टिकल को अच्छे से कवर करेंगे। फिलहाल अभी इस आर्टिकल में आप लोगों के लिए इतना ही, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अभी रिसेंटली स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 की रिपोर्ट निकल कर आई। तो अर्बन लोकल बॉडी जो छत्तीसगढ़ में थी वो क्लीनेस्ट देखने को मिली अमंग जो ऑल स्टेट है उनके अंदर। तो रीजन क्या बोला जा रहा है, देखिए अगर कोई स्टेट यहां पर स्कोर कर रहा है तो सबसे बड़ा बात होता है यहां पर जो लोग हैं उस एरिया में रहने वाले वो फैक्टर यहां पर करते हैं, वो अपना किस तरीके से फीडबैक यहां पर दे रहे हैं उसके ऊपर यहां पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जिनके द्वारा अच्छा यहां पर क्लीन किया गया पर लेकिन फीडबैक उनके दिए अच्छा नहीं दिया गया उस पर्टिकुलर एरिया में। तो देखिए चाहे बात करें किसी एरिया में सफाई रखने की, चाहे बात करें फीडबैक देने की, तो आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर्टिकुलर एरिया में जिस एरिया में आप लोग रहते हैं उसके बारे में कम से कम आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। यानी कि अगर कहीं पर गंदगी है तो उसका फीडबैक आप लोगों को देना, अच्छा काम हो रहा है तो उसका फीडबैक देना है। उसी के बेस पर फिर ऐसी रैंकिंग तैयार की जाती है और उसी के बेस पर मोटिवेशन देखने को मिलता है कि हाँ आगे भी कुछ अच्छा करना है। तो यहां पर जो बोला गया जो बहुत सारी ऐसी लोकल बॉडीज हैं अगर देखा जाए बेटर ओवरऑल स्कोर है पर लेकिन फीडबैक जो है उनका अच्छा नहीं दिया गया अगर देखा जाए पर्टिकुलर एरिया में। तो ये यहाँ पर डेटा है आप लोगों के सामने जो कि आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एवरेज यहाँ पर दिखाया जा रहा है जिस तरीके से आप लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे काम किया गया किस किस पर्टिकुलर एरिया के द्वारा। तो ये पूरा मैप में आप लोगों के सामने शो कर रहा है, ठीक है। वैसे ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को नैनो मैगजीन में भी डिटेल में बताया था कि कौन कौन सी सिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो आप लोगों को मध्य प्रदेश में जो इंदौर है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है लोकसभा के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो अप्रैल 11 से ये मई 19 तक चलने वाले हैं। एक तरीका कुंभ आप लोग बोल सकते हैं इसे डेमोक्रेसी का। अपनी वोट जरूर आप लोगों को यूज करनी है, यानी कि अपनी वोट की कीमत आप लोगों को समझनी है। अगर बात करें 4 राज्य में भी यहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं, कौन कौन से हैं वो 4 राज्य है नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता भी चुका था। तो 4 राज्य के नाम आप लोगों को बताने हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो होने वाले हैं 7 फेज में इलेक्शन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। टोटल मिलाकर जो 17.4 लाख वीवीपैट यूनिट यहाँ पर यूज होने वाली है और पोलिंग स्टेशन पर किस किस राज्य के कब कब इलेक्शन होने वाले हैं ये आप लोगों के सामने डेटा है यहाँ पर। और इसी के साथ में और डिटेल में सब चीजें यहाँ पर डिस्कस की गई है। लोकसभा इलेक्शन ये जो चलने वाला है, कब इलेक्शन होगा, कब क्या क्या होगा, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितने यहाँ पर मेंबर है, कितने वोटर यहाँ पर हैं, ये तमाम मुद्दे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या क्या गाइडलाइन तैयार की गई है, ये तमाम मुद्दे आप लोग यहाँ पर डिस्कस किए जा चुके हैं। इसी के साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वीडियो भी बोला था मैंने, अपलोड कर दी गई है इस वीडियो से पहले ही। दोनों के लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर अभी एक इथोपियन प्लेन जो है वो क्रैश हो गया
157 यहाँ पर लोग मारे गए और इसमें से 4 इंडियन भी थे। तो एक काफ़ी दुखद घटना अभी यहाँ पर देखने को मिली, जिसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। और ये दुखद घटना है, इसकी वजह से जो यहाँ पर देखिए कई बार जो कंडीशन ये निकल कर आती है कि क्या ये जोन सेफ है, जो यहाँ पर फ्लाई जोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं, आखिर क्या क्या प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। तो यहाँ पर इथोपिया से चला था और यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर एरिया यानी कि ये अदिस अबाब, तो यहाँ से चलकर ये नैरोबी पहुंच रहा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कीनिया के अंदर, इथोपिया से कीनिया पहुंचने वाला था। अलग अलग टाइम पर ऐसे ये दुर्घटनाएं देखने को मिलती रहती है आप लोगों को। यहाँ पर देखते हैं आप लोग, ईयर वाइज दिखाया गया 1945, यहाँ पर 1945 में सबसे ज़्यादा लगभग कितना लगे, यहाँ पर 4639 लोगों की यहाँ पर जान गई। फिर आगे चलकर 1951, ऐसे ऐसे चलकर आप लोग देखते हैं कैजुअलिटी घट रही है हालांकि, पर लेकिन फिर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये उतने लार्ज स्केल पर देखने को मिल ही रही है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये अलग अलग एयरलाइंस की बात यहाँ पर की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या दुर्घटना देखने को मिली। तो हल्का सा एक बार आप लोग एनालिसिस इसका कर सकते हैं। अगर बात की जाए अभी 2018 की, जब हम लोग बात करें, लगभग 14,000 जो करोड़ रुपए हैं यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के, जो कि नीरव मोदी वाला केस था, तो ये इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर आगाह किया गया था, एक बार नहीं बल्कि 2-2, 3-3 बार, कि आप लोग जो यहाँ पर आज के डेट में इतना लोन यहाँ पर दे रहे हैं इस तरीके से, जो कि खासकर यूज कर रहे हैं सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल जो टेलीकम्युनिकेशन है उसको यूज कर यहाँ पर लोन दिया जा रहा है, उसके जो भी प्रोविजन है आप लोगों को ढंग से फॉलो कर चलना चाहिए। कंडीशन क्या थी? कंडीशन यहाँ पर ये थी कि मान लीजिए जैसे नीरव मोदी हैं, नीरव मोदी का बैंक में अकाउंट है, यहाँ पर एक किसी पर्टिकुलर बैंक में अकाउंट है, यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया एसबीआई में। ठीक है, तो एसबीआई में बैंक में अकाउंट हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए अगर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है जाकर यूके के अंदर, और यूके में यहाँ पर एसबीआई की इसकी कोई ब्रांच नहीं है यहाँ पर यूके के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा कि यहाँ पर पीएनबी की तो बैंक की ब्रांच है, तो एसबीआई को बोलता है कि आप लोग यहाँ पर पीएनबी वालों को बोलिए कि ये ट्रस्ट रखे कि आप लोग का जो लोन लिया जाएगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा, और यहाँ पर आपकी ब्रांच नहीं है तो आप लोग यहाँ पर एक लेटर होता है वो आप लोग साइन कर दे दीजिए ताकि मैं पीएनबी से पैसा निकाल सकूं। तो इस तरीके का यहाँ पर ये प्रोसीजर किया जाता है ताकि बिजनेसमैन के लिए नॉर्मली ये चीजें देखने को मिलती हैं। पर लेकिन अगर यहाँ पर ओवरटेक कर लिया जाए जो पूरा प्रोसीजर होता है उसी को ही, यानी कि कुछ जो यहाँ पर एक सिस्टम होता है उसको ओवरटेक कर लिया जाए, तो यहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आई जो कि 14,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो खासकर एलओयू जिसको बोला जाता है, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर जो कि खासकर एसबीआई के द्वारा दी जाए। जैसे कि एसबीआई का हम लोगों ने उदाहरण लिया पीएनबी को, और पीएनबी यहाँ पर लोन दे दे नीरव मोदी को, और नीरव मोदी लेकर उसको जब्त हो गए। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मेन जो एक्चुअल में है उनको पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि छेड़खानी की गई यहाँ पर स्विफ्ट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो आरबीआई के द्वारा पहले यहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि इसको रोक सकते हैं आप लोग, पर लेकिन किसी ने उसको सीरियस नहीं लिया, तो कंडीशन सामने है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एरेंट, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके ऊपर 3,152 करोड़ रुपए का फाइन लगाया गया टाइम टू टाइम, क्योंकि जो यहां पर दवाई है जिसको अंडर कैप रखा जाता है, यानी कि ये सस्ती दवाई मिलनी चाहिए पर लेकिन उसको ये महंगा बेचती हैं। पर लेकिन जब रिकवर की बात करते हैं तो रिकवरी ओनली यहां पर देखने को मिली 610 करोड़, यानी कि 3,000 में से 610 करोड़ ही रिकवर किया गया। ये नेगेटिव पॉइंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जितना यहां पर रिकवर होना चाहिए था उतना रिकवर नहीं हो पाया। पर लेकिन अगर बात करें नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में, उसके द्वारा यहां पर रिकवर कर लिया जाता है काफी हद तक। लेकिन यहां पर बात यह आ रही है घुमा फिराकर कि देखिए अगर आप लोग यहां पर कैपिंग लगाते हैं और फिर उसको प्रोविजन को फॉलो नहीं किया जाता है, तो फिर कंडीशन यही निकल कर आती है कि क्या मतलब है उसका। अगर आप लोग फाइन लगाने के बाद फाइन भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो वो तो अपना फायदा उठाकर कंपनी निकल जाती है। तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आप लोग को जरूर करना चाहिए। आगे बात करते हैं उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर, जो कि यहां पर नाम है नवीन पटनायक, और इनकी जो पार्टी है ये है बीजेडी। इनके द्वारा बोला गया कि 33% वुमेन कैंडिडेट ये प्रस्तुत करेंगे लोकसभा में अपने, जो यहां पर इनकी पार्टी से जो यहां पर टिकट दिया जाएगा। एक पॉजिटिव बात आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा बोला गया है जॉनसन एंड जॉनसन, जो कि हिप जो यहां पर डेट इंप्लांट करती है, और इसकी वजह से जो काफी प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिली। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है इसके द्वारा जो भी हिप इंप्लांट किए गए थे मरीजों के अंदर, ये जो मरीज देखने को मिले उनमें कई सारे केसेस निकल कर आए, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में इंफेक्शन देखने को मिला। तो अभी यहां पर एक तरीके से कंपनसेशन देने की बात की जा रही है। 74 लाख यहां पर फर्स्ट पेशेंट को भी कंपनसेशन देने की बात निकल कर आई है। ये कंपनी उस टाइम पर DPU ये हुआ करती थी DPUY इंटरनेशनल लिमिटेड, जो कि अब चेंज होकर इसका नाम जॉनसन एंड जॉनसन हो चुका है। तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता चला कहीं पर ये लिखा हुआ मिल रहा है क्वेश्चन में, ये इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब फिलहाल पहले ये कंपनी थी जब ये हिप इंप्लांट किया करती थी और उसमें कई सारी कमियां देखने को मिली। ओके, आगे बढ़ता हूं।
बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है लगभग 13 जो कश्मीरी बेस जो न्यूज़पेपर हैं उनके द्वारा फ्रंट पेज ब्लैंक रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रेटर कश्मीर है और जो यहाँ पर कश्मीर रीडर है इनके ऊपर यहाँ पर एक तरीके से एक एडवर्टीजमेंट लगाने सर्कुलेट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बैन लगा दिया गया है। तो उसी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर ये बातें देखने को मिली। आगे बात की जा रही है जम्मू और कश्मीर में, खासकर बात की जाए ई श्रीधरन जो कि मेट्रो मैन भी आप लोग बोलते हैं, तो मास रैपिड जो ट्रांजिट सिस्टम है उसको बिल्ड करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर ई श्रीधरन जी के अंडर में ये काम होने वाला है। जो थेरेसा मे है यूके की प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो डील है यहाँ पर ब्रेग्जिट वो ढंग से नहीं हो पा रही है और वो उसमें हार रही है। देखते हैं क्या कंडीशन चलती है। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि उनको दीवार बनानी है मेक्सिको के बॉर्डर पर और 8.6 बिलियन चाहिए। तो देखते हैं कोई इनको देता है या नहीं देता है, वो भी देखने वाली बात होगी। बोनारे आप लोगों के लिए यहाँ पर ये एरिया था जिसके बारे में आप लोगों से पूछा था। एग्जैक्ट मैप में आप लोग यहाँ पर देखते हैं यूनाइटेड स्टेट के जो डॉलर है वो यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ऊपर आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये यूएसए हो गया, ये यहाँ पर मेक्सिको हो गया, दीवार यहाँ बनाने की बात की जा रही है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है। और जो यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर बोनायर, इसकी जो कैपिटल है यहाँ पर ये कैलेंडाई, ठीक है। तो इसका भी नाम आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल सकती है। आइए नजर डालते हैं अब आज के क्विज के ऊपर जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। बात की जा रही है यहाँ पर 496 वाइस चांसलर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो कितने एससी हैं और कितने एसटी हैं यहाँ पर? ओबीसी बात करें तो 48 है। तो ये बात है यहाँ पर कौन से राज्य के द्वारा बोला गया है 33% जो कैंडिडेट हैं वो फिल करने के लिए लोकसभा इलेक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बात की जा रही है यहाँ पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा रिसेंटली अभी जो बात की गई कौन सी कंपनी को 74.5 ये यहाँ पर लैक कंपनसेशन देने की बात की गई है पेशेंट को जिनका हिप इम्प्लांट है वो गलत तरीके से किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये आप लोगों को बताना है, कोई सा भी नाम आप लोग बता सकते हैं वैसे पहले वाले क्वेश्चन में जो पुराना और नया दो नाम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए थे अभी रिसेंटली। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है उस कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है जिसपे 3000 के करीब का यहाँ पर एक तरीके से पेनल्टी लगाया गया, पर लेकिन 5 साल के अंदर आधा भी यहाँ पर रिकवर नहीं किया गया है, तो वो आप लोगों को बताना है। डोनाल्ड ट्रंप कितना पैसा चाहते हैं अपनी दीवार बनाने के लिए ये बताइए। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है कि टोटल मिलाकर पंजाब नेशनल बैंक को कितने की चपत लगी यहाँ पर जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ पर लिया गया, आरबीआई के द्वारा वोन भी इसको किया गया था, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल डिस्कशन आज का। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। दोनों लेक्चर खासकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाला लेक्चर वो आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने के प्रीलिम्स में भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर पसंद आता है तो लेक्चर जरूर लाइक किया कीजिएगा, पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए। इसी के साथ में नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिसलाइक क्यों किया है। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक का बिल्कुल यूज नहीं करना है। और कल मिलता हूं 7:30 बजे जो एग्जैक्ट टाइम हम लोग का। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।